सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, हमने यहाँ पे JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने आपको थ्योरी पोर्शन कवर करवाया। ठीक है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। खास करके अकाउंटेंसी की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टैट की बात करें, GS की बात करें, कुछ ही टॉपिक्स थ्योरी के पेंडिंग है गिने चुने, तो वो हम डेली बेसिस पे आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। अब आपको इतना भी पता होना चाहिए, हमने टेस्ट सीरीज़ भी आपकी स्टार्ट की हुई है। OMR टेस्ट रहते हैं हमारे, लेकिन साथ साथ अब हम यूट्यूब पे भी आपके लिए सेशंस लाएंगे बीच बीच में MCQs के, ताकि आपने जो पढ़ा है उसमें आपको कितनी तैयारी है, ठीक है ना, और लेटेस्ट पैटर्न भी क्या आपको सबको पता ही है। तो शुरू करते हैं। आज हमारे पास फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सब यूनिट दिया गया ना, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म, तो उसी पे बेस्ड रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। क्वेश्चन ईजी ही रहेंगे लेकिन लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होंगे। तो आपने भी कोशिश करनी है, वीडियो पॉज करनी है और पहले खुद आंसर देना है, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर दिल करे, है ना, अगर दिल करे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। वैसे स्टडी की वीडियोस पे लाइक कम ही आते हैं क्योंकि स्टडी प्लेटफॉर्म है ना, कोई यहाँ पे नाच गाना नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर नाच गाना होता तो यहाँ पे लाइक भी भर भर के आते हैं ना, ये बात तो आप भी समझते हैं, ये एक बिटर ट्रुथ है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है, आंसर चूज करें। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। आपको जोड़ना है, ठीक है ना। जैसे लिस्ट फर्स्ट में कंसेप्ट दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में मीनिंग दिया गया है इनका। सबसे पहले दिया गया है एक्रूल प्रिंसिपल, फिर दिया गया मैचिंग प्रिंसिपल। देखो अब आप सोच रहे होंगे ये सर ये कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ना है आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है इन डिटेल, ठीक है ना। 11 से 12 कंसेप्ट मैंने आपको समझाए थे थ्योरी की वीडियोज़ में। तो गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी आपको जोड़ना है। आप जोड़े, नीचे आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको आंसर चूज़ करना है। कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं ABCD। आप सभी ने आंसर चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो एक्रूल प्रिंसिपल है ना, ये रिकॉर्ड करता है व्हेन अर्नड, ठीक है। मतलब इनकम कब रिकॉर्ड होती है, जब वो अर्नड की गई होती है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आप सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा, रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में होनी चाहिए। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, नॉट व्हेन पेड, ठीक है। ये बेस्ड होते हैं टाइम ऑफ ट्रांसैक्शंस पे, किस पे, टाइम ऑफ ट्रांसैक्शन पे, टाइम ऑफ ट्रांसैक्शन पे ये बेस्ड होते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि हमारे पास ना इनकम तब ही रिकॉर्ड होगी जब वो अर्न होगी, ठीक है, ना कि जब आपने कैश रिसीव्ड किया होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं ना, तो मैचिंग प्रिंसिपल की भी अगर हम बात करें, देखो एक्रूल प्रिंसिपल कहता है सैलरी अर्नड इन मार्च बट रिसीव्ड इन अप्रैल, तो रिकॉर्डेड कहाँ पे होगी, मार्च में होगी ना। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अनपेड है तो स्टिल रिकॉर्डेड आप उसको किस तरह से करोगे, एक्सपेंस के तौर पे करोगे, इस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो मैचिंग प्रिंसिपल है इसमें आप मैच करते हो एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू दे जनरेट। तो ये फाइंड करता है एक्यूरेट, हमें क्या मालूम करने के लिए, प्रॉफिट लॉस को, क्या प्रॉफिट और लॉस को, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर। और गोइंग कंसर्न क्या कहता है, बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। ये भी तो आपको पता ही है, बिल्कुल इजी दिया गया है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अकाउंटिंग मेथड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। तो ये इंश्योर करते हैं किसको, हमारे पास कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर A ही इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक्रूल प्रिंसिपल, ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकम इज अर्नड, ओके। ट्रांसैक्शन तब ही रिकॉर्ड होगी जब इनकम अर्न होगी, और एक्सपेंसेस इन इनकर्ड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड आर पेड, ये लाइन याद रख लेना। और मैचिंग प्रिंसिपल कहता है एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यूज दे हेल्प टू जनरेट। और गोइंग कंसर्न क्या कहता है प्यारे दोस्तों, गोइंग दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फोरसेबल फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी कहता है द सेम अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज आर यूज्ड फ्रॉम पीरियड टू पीरियड टू पीरियड, पीरियड टू पीरियड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। देखो मैचिंग पे भी आपको क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने हर तरह के क्वेश्चन रखने की कोशिश की है, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से चले। पहले इनकम स्टेटमेंट दिया गया, फिर बैलेंस शीट दिया गया, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया गया, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी दिया गया है।
चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जोड़ना है, तो आपको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, जो प्रॉफिट और लॉस को दिखाती है। किसको दिखाती है? ये दिखाती है प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड। बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। मतलब ये दिखाती है किसको? रेवेन्यू को दिखाएगी, है ना। रेवेन्यू जो हमारी इनकम होती है, रेवेन्यू किसको कहा जाता है? इनकम को, ठीक है। एक्सपेंसेस को दिखाएगी, नेट प्रॉफिट लॉस को दिखाएगी। और प्रॉफिट का फार्मूला अगर आपसे पूछ ले कोई, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? यहाँ पे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस के बराबर होता है। तो ये मेजर करता है परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ना आपको ये भी याद रखना है कि बैलेंस शीट का काम क्या है। बैलेंस शीट क्या दिखाती है? फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट हमें दिखाती है हमारे पास यहाँ पे शोज फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पॉइंट इन टाइम, शोज फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इसी तरह से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? ये दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पॉइंट इन टाइम, ठीक। हम बात बैलेंस शीट की कर रहे हैं ना, तो बैलेंस शीट किस किस चीज़ को दिखाता है? आपको पता है, एसेट्स को दिखाता है। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स उस चीज़ को कहा जाता है, याद रखना, जो हमारे पास अपनी है बिजनेस की। व्हाट बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस की अपनी है। अब लाइबिलिटीज़ को भी दिखाता है, तो जो बिजनेस को पे करना है। और कैपिटल जो ओनर की इक्विटी होती है। तो एसेट इक्वल टू किसके बराबर होते हैं? एसेट इक्वल टू आपको पता होना चाहिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। ये आप याद रखेंगे, किसके बराबर होते हैं? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। याद रख लेना, एग्जामिनर पूछता है। चलिए बात क्लियर हो गई। बैलेंस शीट का आ जाएगा हमारे पास, ये दिखाता है किसको? फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट शोज प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में होने चाहिए। जैसे अब ए का सेकंड आ गया, ए का सेकंड आ गया, बी का फर्स्ट आ गया, ए का सेकंड आ गया, बी का फर्स्ट आ गया, और किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? ये दिखाता है किसको? कैश इन फ्लोज को, याद रखना, एंड आउट फ्लोज को, यानी ट्रैक करता है एक्चुअल कैश की मूवमेंट को। डिवाइडेड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, फिर हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कैश पे होता है। किस पे? कैश पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, याद रखना। और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का मतलब होता है चेंज इन ओनर इक्विटी, ठीक है। इससे आपकी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, याद रखना, एक एक चीज़ आपकी रिवाइज हो रही है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको क्लियर हो चुका होगा, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है अगर आपको पढ़नी है। इनकम स्टेटमेंट इट शोज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट और लॉस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ये किसको दिखाता है? रेवेन्यू को दिखाता है, एक्सपेंसेस को दिखाता है, प्रॉफिट और लॉस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड को दिखाता है। बैलेंस शीट की बात करें, ये फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, जैसे एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी एट ए स्पेसिफिक डेट पे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, ये दिखाता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पीरियड के दौरान। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की बात करें, ये दिखाता है चेंजेस इन द ओनर इक्विटी ड्यूरिंग ए पीरियड। समझ आ गई बात? आगे होगी। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। से क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है, यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है जी। पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, इट इज मेनली कंसर्न्ड विद इंटरनल डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजर्स, ओके। फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, इट रिकॉर्ड समराइजेज एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस। फिर पूछा जा रहा है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन प्राइमरली टू एक्सटर्नल यूजर्स। फिर पूछा जा रहा है, इट इज नॉट गवर्न बाई एनी स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड फोर ओनली, सेकंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अच्छा शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, इट इज मेनली कंसर्न्ड विद इंटरनल डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। तो हमारे पास किसका रोल है? देखो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट क्यों? देखो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट क्यों है? ये हमारे पास किसका काम रहता है? मैनेजरियल, याद रख लेना, अकाउंटिंग का काम रहता है, ठीक है। मैनेजरियल अकाउंटिंग का काम रहता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस एक्सटर्नल यूजर पे भी होता है। किस पे? एक्सटर्नल यूजर पे भी होता है। तो यहाँ पे पहला तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर दूसरा दिया गया, इट रिकॉर्ड समराइजेज एंड रिपोर्ट्स फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। ये रिकॉर्ड करता है ट्रांसैक्शंस को, जैसे कि जर्नल बुक के अंदर आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है। फिर समराइजेज करता है उसी को किसके अंदर? लेजर के अंदर पढ़ाया था, ठीक है। या फिर हम ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने रिपोर्ट के बारे में देखा था कि रिपोर्ट बनाई जाती है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट सही है। चलिए सेकंड ठीक हो गया, फर्स्ट गलत। अब बात कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ के बारे में। थर्ड दिया गया है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन प्राइमरली टू एक्सटर्नल यूजर्स। यस, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स, जिसमें हमारे पास इन्वेस्टर्स आते हैं। कौन आते हैं? इन्वेस्टर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, कौन आते हैं?
क्रीडेटर आते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी आ सकती है, उसी में पब्लिक भी आ सकती है। तो हेल्प्स करता है डिसीजन मेकिंग में, लाइक इन्वेस्टमेंट या फिर लर्निंग में। चलिए ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। फिर हमारे पास है इट इज़ नॉट गवर्न बाई एनी स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स। सिंपल सी बात है, स्टैंडर्डाइज्ड रूल तो यहाँ पे चलते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस होता है, ये फॉलो करता है किसको, जनरली एक्सेप्टेड, आपको पता है प्रिंसिपल्स को, जिसमें GAAP आते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, जो इंश्योर करते हैं किसको, यूनिफॉर्मिटी को, किसको, यूनिफॉर्मिटी को याद रखना, एंड कंपेरेबिलिटी को, एंड कंपेरेबिलिटी को। तो आपको यहाँ पे आंसर चूज करना था, तो क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का, आंसर है सेकंड एंड थर्ड। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। हमारे पास गलत कौन सा था, पहला और चौथा गलत था। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ दिया गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इंटरनल डिसीजन मेकिंग इज द मेन फोकस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हो साथ में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और ये प्रोवाइड भी करता है इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, मेनली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, सच एज इन्वेस्टर्स, क्रीडेटर, रेगुलेटर्स एंड द पब्लिक। और ये फॉलो करता है स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स लाइक GAAP, ठीक है, RIFRS। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले ये GAAP क्या है, ठीक है ना, अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे ये GAAP क्या है, तो आप क्या बताओगे। हो सकता है ना फुल एब्रीविएशन पूछ ले, तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, एक सेकंड, साफ करते हैं इसको। जब हम बात करते हैं किसकी, GAAP की, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है जनरली, नोट करो, जनरली एक्सेप्टेड, ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या है, ये मतलब है कि ये सेट होता है रूल्स का, किसका, रूल्स का सेट होता है, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस का, जो यूज होते हैं अकाउंटिंग में। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, जो कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी को शो करते हैं। IFRS का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है, ये भी आप नोट कर लो यहाँ पे, क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल याद रख लेना, रिपोर्टिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो इशूड किए जाते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये मेक्स बनाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, अगर देखा जाए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल के बारे में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। चलिए, फिर दिया गया इट बिगिंस विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ये दिया गया है, फिर दिया गया इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस, इट एक्सक्लूड्स बुक कीपिंग एक्टिविटीज, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। जल्दी से आंसर चूज करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है ना, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या होता है, कंप्लीट, याद रखना, कंप्लीट प्रोसेस रहता है अकाउंटिंग का। इसके सारे स्टेप जो होते हैं ना, वो सारे के सारे पढ़ लेना, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ाए थे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट इट बिगिंस विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये बिगन होता है, किसके साथ शुरू होता है, रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शंस के साथ, याद रखना, किसके साथ, रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शंस के साथ, ठीक है। जैसे कि हम किस में ये रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक में करते हैं, किस में करते हैं, जर्नल बुक में करते हैं। तो ये किससे शुरू होता है प्यारे दोस्तों, रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शंस के साथ। इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है, रख लेना। दूसरा जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास गलत था, और यहाँ पे जो दिया गया है तीसरा ये करेक्ट है। इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसैक्शन, यस करता है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसैक्शन में, बिल्कुल इंश्योर करता है किसको, एक्यूरेसी को, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे, ये स्टेटमेंट सही है। और इट एक्सक्लूड्स बुक कीपिंग एक्टिविटीज़, ये गलत है। देखो यहाँ पे रियलिटी ये है कि बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग एक किस्म का फर्स्ट स्टेप होता है। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पे गलत कौन कौन सा हो गया, यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया, एक स्टेटमेंट 4 गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही आंसर है, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, ओके। अगर आपको इसकी पढ़नी है एक्सप्लेनेशन, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, अकाउंटिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग, आप सबको मालूम है।
फिर दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, जो साइकिल है शुरू होती है रिगार्डिंग करने से ट्रांसैक्शंस को नॉट विद प्रिपरेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सब पढ़ चुके हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन है। इंश्योर करता है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस को, और बुक कीपिंग जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग साइकिल में। चलिए बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी क्वेश्चन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पूछा है। इनकम स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पॉइंट इन टाइम। क्या ये सही है? पहला स्टेटमेंट देखो, ये दिखाता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ये हमारे पास ना किसको दिखाता है? ये हमारे पास प्रॉफिट, याद रखना, प्रॉफिट और लॉस को दिखाता है ओवर ए पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो हमारे पास आप सबको मालूम है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस किस में होता है? बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे मुझे बताओ, इनकम स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पॉइंट इन टाइम, ये यहाँ से गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बैलेंस शीट शोज एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, यस, बैलेंस शीट एसेट्स लाइबिलिटीज इक्विटीज को दिखाती है, और ये क्या माना जाता है? एक किस्म का स्नैपशॉट माना जाता है, आप सबको पता है, एट ए पॉइंट इन टाइम, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आपसे दिया गया है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट रिगार्ड्स ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? देखो, ये हमारे पास पूछ रहा है कि रिगार्ड्स करता है सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं, कैश फ्लो जो होता है ना, ये दिखाता है कैश इनफ्लो को, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, एंड आउटफ्लो को, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट का केस नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शोज चेंजेस इन कैपिटल, तो ये बिल्कुल सही है, ये चेंज इन कैपिटल को दिखाता है, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट भी आता है, ड्राइंग भी आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 एंड 4 ऑनली इसका सही आंसर है, 2 और 4, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत था और थर्ड भी गलत था, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे क्या लिखा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इनकम स्टेटमेंट शोज प्रॉफिट और लॉस ओवर ए पीरियड नॉट फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बैलेंस शीट दिखाता है एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को और इक्विटी को, और कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाते हैं कैश इनफ्लो को एंड आउटफ्लो को, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस को, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शोज चेंज इन ओनर इक्विटी यानी कैपिटल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, शानदार क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? दे इंश्योर कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। चलिए, कि ये इंश्योर करते हैं किसको? ये इंश्योर करते हैं कंपेरेबिलिटी को एंड रिलायबिलिटी को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड रहते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो एनी ग्लोबल फ्रेमवर्क। क्या ऐसा होता है? फिर GAAP एंड IFRS आर कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड्स, और फिर दिया गया दीज स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड ओनली फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, अभी अभी हमने किया इस क्वेश्चन को ऊपर भी, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। पहला स्टेटमेंट ये क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पहला ठीक हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा गलत है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो एनी ग्लोबल फ्रेमवर्क, ये तो गलत है। जैसे मैंने आपको बोला था, रियलिटी है कि यूजेज होते हैं, एक तो इसमें GAAP खास करके, और IFRS पूरा इंटरनेशनली यूज़ होता है। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया, यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट फ्लो, तो GAAP एंड IFRS आर कॉमनली यूज स्टैंडर्ड्स, तो यस, ये कॉमनली यूज स्टैंडर्ड्स हैं, और दीज स्टैंडर्ड्स आर यूज ओनली फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, गलत है। ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए भी रहते हैं, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, पहला भी ठीक है और यहाँ पे तीसरा भी ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए, यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है ये फॉलोज करती है ग्लोबल फ्रेमवर्क्स लाइक GAAP एंड IFRS, और GAAP US में खास करके देखने को मिलते हैं ये स्टैंडर्ड्स, और IFRS इंटरनेशनल ये हमारे पास वाइडली यूज्ड होते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, स्टैंडर्ड्स आर यूज मेनली फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग नॉट ओनली इंटरनल रिपोर्टिंग। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स इंक्लूड, एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आते हैं? इन्वेस्टर्स आते हैं, क्रिएटर आते हैं, रेगुलेटर आते हैं, एंड पब्लिक आती है। और की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट आता है, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करती है स्टैंडर्ड्स को लाइक GAAP को, है ना, जैसे US की बात करें, एंड IFRS इंटरनेशनली। ओके, चलिए ठीक है,
एक और शानदार क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो हर तरह का क्वेश्चन लाने की कोशिश की है आपको, ताकि एग्जाम से पहले उस तरह की प्रैक्टिस हो जाए। आपको क्या करना है, स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना है। पहला दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा दिया गया है रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन इन जर्नल, तीसरा दिया गया पोस्टिंग टू लेजर और चौथा दिया गया प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। आपको ये कोड दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। चलिए आंसर चूज करें, क्या आंसर आएगा। देखो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि जब हम बात करते हैं इस तरह की क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चन करने बहुत इजी है और आप सब ने, मेरे को पूरी उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने डिस्कस कर लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। ठीक है, सब के सब क्वेश्चंस डूएबल थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बंदा ना कर पाए, सारे क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है, बस ये है फोबिया है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में क्या होगा ये वो। हाँ ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेकिन ईजी होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिगार्डिंग ट्रांसैक्शन जर्नल, पोस्टिंग टू लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, सबसे पहले आपको पता है रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांसैक्शंस को जर्नल के अंदर, तो पहले तो यहाँ वाला सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर क्या किया जाता है, उसको लेजर में पोस्ट किया जाता है, पोस्टिंग पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। फिर क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और लास्ट पे जाके प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो कहने का ओवरऑल मकसद क्या हुआ, यहाँ पे किस तरह से अरेंज करना था हमें, सबसे पहले ये आएगा, ठीक है, यानी कि दूसरा, ठीक, सेकंड आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, थर्ड आएगा, फिर हमारे पास फोर्थ आएगा और फिर फर्स्ट आएगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन इन जर्नल, यहाँ पे ऑल बिजनेस ट्रांसैक्शंस आर फर्स्ट जो होती है ना, ये रिकॉर्डेड की जाती है किस में, जर्नल बुक, यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को क्या कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, याद रख लेना। ठीक है, जर्नल को क्या कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है एज इट कैप्चर्स ट्रांसैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, क्लियर हो गया। फिर आपको क्या याद रखना है, पोस्ट किया जाता है लेजर में, जर्नल एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड पोस्टेड इनटू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। ठीक है, सीक्वेंस में बता रहा हूँ, पहले आपको रिकॉर्ड करना होता है जर्नल में, फिर आपको इसको पोस्ट करना होता है लेजर में, और जर्नल एंट्रीज क्लासिफाइड होती है एंड पोस्टेड होती है रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में, और ईच अकाउंट शोज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डेबिट आर क्रेडिट। ओके, फिर हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स जो होते हैं एक्सट्रैक्टेड निकाले जाते हैं, लिस्टेड किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, इस तरह से समराइज किए जाते हैं, और ये चेक करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को, यानी टोटल डेबिट क्या टोटल क्रेडिट के बराबर है। ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था ना, इसमें हम क्या चेक करते हैं, क्या टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर है। ओके, फिर हमारे पास ना प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है आफ्टर प्रिपेयरिंग, फिर ट्रायल बैलेंस जब आप प्रिपेयर कर देते हो तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। दीज इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे पास स्टेटमेंट आती है इनकम स्टेटमेंट। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट आ जाएगा, जो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो अकाउंटिंग साइकिल याद रख लेना, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांसैक्शन को, आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग करना होता है ऑल बिजनेस ट्रांसैक्शन को, ये स्टेप आपको पता ही है। रिकॉर्ड करना होता है जर्नल में, रिकॉर्ड ऑल ट्रांसैक्शंस इन द जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर लेजर में पोस्ट करना होता है, पोस्ट जर्नल एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट, फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है, प्रिपेयर करना होता है ट्रायल बैलेंस जिसमें चेक की जाती है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, फिर एडजस्टिंग करना होता है एंट्रीज को, यानी कि रिगार्ड करना होता है एडजस्टमेंट फॉर एक्यूरल प्री पेमेंट्स डिप्रिसिएशन, फिर एडजस्टेड करना होता है ट्रायल बैलेंस को, यानी प्रिपेयर करना होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलता है जिसमें आप प्रिपेयर करते हो फाइनल अकाउंट्स को, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, फिर क्लोज करना होता है नॉमिनल अकाउंट्स को बाय ट्रांसफरिंग बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये साइकिल आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल इंश्योर क्या करती है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये फाइनल आउटपुट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के द्वारा, लाइक इन्वेस्टर्स के द्वारा, क्रेडिटर के द्वारा, रेगुलेटर के द्वारा एंड पब्लिक के द्वारा। और ट्रायल बैलेंस की बात करें प्यारे दोस्तों तो ये एक्ट करता है एज ए चेक पॉइंट फॉर एक्यूरेसी बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चलिए बताएं, एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। समझना क्वेश्चन को, कैपिटल रिप्रेजेंट्स द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर इन द बिजनेस। ठीक है जी, फिर हमारे पास ऑल एक्सपेंसेस लेड टू डिक्रीज इन एसेट्स, रेवेन्यू इंक्रीज ओनर इक्विटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, बताओ। यहाँ पे आपको बताना है कि इंक्रीज जब लाइबिलिटी में आएगी तो ये रिकॉर्डेड होगी डेबिट के तौर पे। कैपिटल रिप्रेजेंट करता है रेजुअल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर इन द बिजनेस, और ऑल एक्सपेंसेस लेड टू ए डिक्रीज इन एसेट। आप बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, क्या ये सही है, सेकंड थर्ड सही है, सेकंड फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है, कौन सा सही है। जल्दी से आंसर चूज करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, पहला स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट दिया गया ना आपको, जब हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, यहाँ पे दिया गया है एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एज ए डेबिट, ये टोटली गलत है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इक्वल टू क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। रूल क्या है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी
तो हमारे पास ये क्या होती हैं, याद रखना, क्रेडिट। क्रेडिट मैंने आपको ये सारे रूल्स पढ़ाए हुए, ठीक है, होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। फिर कैपिटल रिप्रेजेंट्स द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर इन द बिजनेस। ओनर रेजिडुअल इंटरेस्ट, यस, कैपिटल किसके बराबर होता है, आप सबको पता है ना, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी के बराबर, ये सही है। और ऑल एक्सपेंसेस लीड टू ए डिक्रीज इन एसेट, गलत, ठीक है। यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस लीड टू ए डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज लाइबिलिटी भी होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज लाइबिलिटी भी देखने को मिलता है कभी कभार। जैसे कि एग्जांपल आप देख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहता है कि जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, ये इंक्रीज करते हैं ना लाइबिलिटी को, ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं दैट हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने क्या कहा, ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं दैट हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ओके। जैसे सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, रेंट ड्यू बट अनपेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो फिर रेवेन्यू इंक्रीज, ओनर इक्विटी दिया गया है, तो जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की इंक्रीज़, ये करता है इंक्रीज प्रॉफिट को भी, ठीक है, और हमारे पास ओनर की इक्विटी को भी। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में सेकंड एंड फोर देखने को मिल रहा है, सेकंड एंड फोर, ठीक है, सेकंड और फोर यहाँ पे सही हैं, बाकी दो गलत हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकरेक्ट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, ये क्रेडिट के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है। याद रखना, जब भी इंक्रीज देखने को मिले लाइबिलिटी में तो ये किस तरह से रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट के तौर पे। और कैपिटल इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर इन द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज फ्रॉम एसेट्स, ठीक है। और एक्सपेंसेस जो होते हैं ये क्रिएट कर सकते हैं लाइबिलिटीज को, मे क्रिएट लाइबिलिटी, ठीक है, मे क्रिएट सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सो दे डू नॉट ऑलवेज डिक्रीज एसेट। तो रेवेन्यू इंक्रीज ओनर इक्विटी, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज करता है इक्विटी को, तो सेकंड एंड फोर यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट को JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कंप्लीट स्टडी पैकेज मटेरियल चाहिए विद वीडियोस लेक्चर, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज मिलेगी, पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन मिलेगी, डेली वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ही टॉपिक GS के बचे हैं, उस पर क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। और अकाउंटेंसी भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और हमने यहाँ पे क्या किया है, आपको कंपाइल PDF भी दे दिए हैं कुछ सेक्शन के, जैसे कि स्टैट के दे दिए हैं, इकोनॉमिक्स के दे दिए हैं, ठीक है, साथ साथ साइंस के दे दिए हैं, इंग्लिश के दे दिए हैं। आज आपको अकाउंटेंसी के भी कंपाइल PDF मिल जाएंगे ई-बुक फॉर्म में, ठीक है, जो भी हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और अकाउंटेंसी का बस एक दो टॉपिक आपका बच रहा है, जैसे कि फाइनेंस एक्ट 2025 की बात करें, वो नोट्स तो हमने आपको आज प्रोवाइड कर देंगे, बस वीडियो वो लाना है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। PDF नोट्स हर एक लेक्चर के होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि यूट्यूब पे जो लेक्चर हो रहे हैं इनके PDF भी आपको वहीं पे मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, मैथ के लेक्चर भी होंगे, वीडियोस प्लस PDF, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें और क्या है, देखो यहाँ पे कोई आपको 999 फी नहीं है इसकी, इसमें आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, थ्योरी नोट्स प्लस आपको 120 प्लस टॉपिक वाइज OMR टेस्ट कवर हो जाएंगे विद एक्सप्लेन आंसर की के साथ। और 5 फुल लेंथ OMR टेस्ट भी हम आपके लेंगे, जो फाइनल एग्जाम प्रैक्टिस रहेगी आपकी। इसकी फी सिर्फ और सिर्फ अगर आज आप ज्वाइन करोगे आपको डिस्काउंट मिलने जा रहा है, 569 फी पड़ेगी, 999 कुछ भी नहीं है। हमारी फ़ी आपको पता है मैनेजेबल रहती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर आपको पेमेंट करनी होगी तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स जाननी है इसके रिलेटेड तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, पेमेंट नंबर ये वाला है, ठीक है। लेकिन आप पेमेंट ऐसे नहीं करेंगे, पहले व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो उसके बाद आपको हमारी टीम प्रोसीजर बता देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे आपको क्या होगा, एक अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। काफ़ी सारे एस्पिरेंट के मैसेज आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं कैसे नोट्स मिलेंगे, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। ऐसे एक एक एस्पिरेंट का रिप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें लेक्चर्स देने होते हैं, आपके टेस्ट बनाने होते हैं, PDF बनाने होते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक का रिप्लाई जो है टाइमली व्हाट्सएप पे दे पाएँ, ठीक है। आप सभी बच्चों की डिमांड पे हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था और हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 8492886188, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बाकी का प्रोसीजर हमारी टीम आपको बता देगी। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स।
ठीक है ना। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। दिया गया है जर्नल रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर दिया गया ट्रायल बैलेंस इंश्योर ऑल दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर एरर फ्री, लेजर अकाउंट्स हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे जर्नल लेजर पे भी क्वेश्चन पूछ लिया, जर्नल पे भी स्टेटमेंट दिया गया, ट्रायल बैलेंस पे भी दिया गया और लेजर अकाउंट्स पे दोबारा से दिया गया है। तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड फोर, फर्स्ट थर्ड एंड फोर, सेकंड थर्ड एंड फोर। जब हम बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन के बारे में तो आपको क्या याद रखना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, लेजर इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहीं से गलत हो गया। कितनी बार पढ़ाया है कि लेजर हमारे पास नहीं होता, ये जर्नल होता है। ये कौन होता है, जर्नल। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पहला स्टेटमेंट यहीं से गलत। जर्नल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यस ये बिल्कुल रिकॉर्ड करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। फिर आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस इंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर एरर फ्री। यहाँ पे ना मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस इंश्योर करता है कि सारे ट्रांजैक्शंस एरर फ्री हैं? ऐसा नहीं होता। ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, किसको, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को, ठीक है। कैन नॉट डिटेक्ट ऑल एरर्स, ठीक है। इसमें टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट के बारे में देखना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे पास दिखाएगा कि सारी ट्रांजैक्शंस एरर फ्री हैं। इसका काम होता है क्या करना, इसका काम होता है चेक करना मैथमेटिकल एक्यूरेसी को, ठीक है। और फिर हमारे पास है हम लेजर अकाउंट्स हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लेजर हेल्प्स करते हैं प्रिपेयर करने में। याद रखना ट्रायल बैलेंस हो गया, जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये भी सही है। तो गलत क्या है फिर, गलत हमारे पास फर्स्ट और थर्ड गलत हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड फोर। सेकंड एंड फोर यहाँ पे सही है, सेकंड एंड फोर सही है, सेकंड एंड फोर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड एंड फोर जो होगा, सेकंड और फोर ये हमारे पास सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है ना कि लेजर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन साथ है, ये पीडीएफ आपको पेड टेलीग्राम में मिलेंगे। रिकॉर्डिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिल्कुल सही है। और ट्रायल बैलेंस चेक करता है अरिथमेटिक एक्यूरेसी को, ये टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर है या नहीं है। ये किसका काम है, ट्रायल बैलेंस का, नॉट वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर एरर फ्री। और लेजर अकाउंट्स यूज किए जाते हैं प्रिपेयर करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ओके। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपसे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा है। बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पॉइंट इन टाइम। इनकम स्टेटमेंट शोज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर इंटरनल यूज। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करो। देखो पहला स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है वो दिखाता है, याद रखना, फाइनेंशियल पोजीशन को एट ए स्पेसिफिक डेट, तो ये तो सही होना चाहिए, ठीक है। फिर दिया गया है इनकम स्टेटमेंट शोज, यहाँ पे कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अरे यहाँ पे आपको समझ होना चाहिए था, इनकम स्टेटमेंट दिया गया, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को ये दिखाता है, तो ये गलत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस को, ये गलत है। फिर हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, इंक्लूड्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर इंटरनल यूज, ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल भी होता है। यहाँ पे ओनली वर्ड लगा था, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, फर्स्ट और थर्ड याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया बैलेंस शीट क्या दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को दिखाता है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे। और इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को ओवर ए पीरियड दिखाता है, नॉट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को। और कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करता है 3 एक्टिविटीज को, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग को। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये प्रिपेयर किया जाता है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज के लिए। होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी, ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रख लेना। एसेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, जिसमें कैश, बिल्डिंग, मशीनरी आपको पता ही है। लाइबिलिटीज क्या होती है आपको पता ही है, अमाउंट आउट बाय द बिजनेस यानी लोन्स, क्रेडिटर्स इसकी एग्जांपल है। कैपिटल इक्विटी क्या होता है, ओनर का इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर, ये चीज आप याद रखोगे। और इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, ये रेवेन्यू को कहा जाता है, ठीक है। और एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकम टू अर्न रेवेन्यू, ठीक है, ये चीजें आप याद रखोगे। और डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको पढ़ाया हुआ है। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट साइड, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट साइड, डिक्रीज इन इनकम डेबिट साइड आता है। और क्रेडिट साइड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आता है। ये चीजें आप याद रखोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्विटी,
तो एसेट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस की अपनी चीजें हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, जो बिजनेस को पे करना है, और कैपिटल इक्विटी जो ओनर की इंटरेस्ट है, ठीक है, याद रखना। तो एसेट्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ये चीजें आप याद रखोगे। और रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीजें आप याद रखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। एसेट दिया गया, लाइबिलिटीज दिया गया, कैपिटल दिया गया, रेवेन्यू दिया गया, आपको जोड़ना है, सिंपल सी बात है। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, एसेट क्या होता है, सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज ओन जो अपने होते हैं। लाइबिलिटीज क्या होता है, लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस होती है, सिंपल सी बात है। कैपिटल क्या होता है, ओनर का क्लेम होता है। रेवेन्यू क्या होता है, इनकम अर्न्ड होता है। तो आंसर क्या आया, आंसर आया हमारे पास यहाँ पे, आपको याद रखना है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एसेट्स रिसोर्सेज आउट, ठीक है, लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, कैपिटल ओनर का क्लेम, और रेवेन्यू इनकम अर्न्ड। वो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पे भी आपको जोड़ना है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। जर्नल दिया गया, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एक्सपेंसेस, जोड़ो। जर्नल की जब हम बात करते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। लेजर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस चेक करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को, और एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकम को कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ये भी क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा गया है कॉलम फॉर्म में। तो यहाँ पे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और एक्सपेंसेस के यानी कि काम क्या क्या रहते हैं, किस नाम से ये जाने जाते हैं, ये चीज़ें पूछी गई है। तो जर्नल के बारे में आप हमेशा याद रखोगे, ये हमारे पास क्या होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, और ये रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज होता है। किसके लिए, रिकॉर्डिंग। आज फर्स्ट वीडियो है तो आपको चीज़ों को समझना है। लेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के लिए जाना जाता है। ट्रायल बैलेंस चेक करता है अरिथमेटिक एक्यूरेसी को, और एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकम में आ जाते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस दिया गया है, और आपको जोड़ना है, ठीक है। अब डेबिट की बात करें, मैंने आपको अभी बताया था इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। और हमारे पास प्रॉफिट, रेवेन्यू जब क्या हो जाए, एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाए तब क्रिएट होता है। लॉस जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पे कोड्स दिए गए ए बी सी डी, फर्स्ट ऑप्शन, बी सेकंड, यहाँ पे बताएं क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ठीक है। डेबिट की बात करें, इंक्रीज इन एसेट अगर देखने को मिले तो डेबिट, इंक्रीज इन इनकम देखने को मिले तो क्रेडिट। प्रॉफिट कब होता है, जब रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए एक्सपेंसिस से, और लॉस कब होता है, जब एक्सपेंसिस क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल इनटेंजिबल एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स। ध्यान से समझना कि जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और इन्वेंट्री इज कंसीडर्ड ए करंट एसेट, और फिक्टिशियस एसेट्स हैव रियल रियलाइजेबल वैल्यू, और गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्या ऑल टेंजिबल, जो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसेट्स की, क्या ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है कि इन्वेंट्री कंसीडर किया जाता है एक किसके तौर पे, इन्वेंट्री कंसीडर किया जाता है हमारे पास करंट एसेट के तौर पे, और फिक्टिशियस एसेट्स हैव रियल रियलाइजेबल वैल्यू, और गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। आपको सही आंसर चूज करना है, जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल सी बात है, ऑल इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ इंटेंजिबल एसेट्स शॉर्ट टर्म में होते हैं, सो नॉट ऑलवेज नॉन करंट। ये नॉन करंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया ऑल इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स। तो आपको मैंने क्या बोला, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे हमारे पास ट्रेड मार्क की एग्जांपल ले लो, किसकी, ट्रेड मार्क की, ये फॉर शॉर्ट पीरियड होता है, और कैन बी ये करंट एसेट भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया यहीं से। ध्यान से क्वेश्चन को समझना होता है। इन्वेंट्री इज कंसीडर्ड ए करंट एसेट्स। इन्वेंट्री किसके लिए यूज होता है, आप सबको मालूम है, यूज फॉर सेल के लिए, यूज फॉर सेल, ठीक है ना। सोल्ड हो जाते हैं विद इन 1 ईयर, ऑपरेटिंग साइकिल इनकी रहती है, तो ये करंट एसेट में आएगा, ये ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स हैव रियल रियलाइजेबल वैल्यू। फिक्टिशियस एसेट्स हैव नो रियल वैल्यू, इनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, याद रख लेना, ठीक है। कि नॉट बी सोल्ड, इसमें एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ ले ना, फिक्टिशियस एसेट की अगर कोई एग्जांपल पूछ ले, ठीक है ना, तो याद रखना ये जो है ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। फिक्टिशियस एसेट की एग्जांपल हमारे पास होती है प्री, नोट करो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसकी एग्जांपल है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट की एग्जांपल है, ठीक है। इनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। हैव नो रियल रियलाइजेबल वैल्यू। और गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट,
क्या ये इंटेंजिबल है? यस, नो फिजिकल फॉर्म, तो ये इंटेंजिबल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर, सेकंड एंड फोर, सेकंड थर्ड एंड फोर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, सेकंड एंड फोर ओनली, सेकंड एंड फोर ओनली। इन्वेंट्री इज कंसिडर्ड ए करंट एसेट, ठीक है, और गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ और पॉइंट, किसकी एग्जाम्पल है यहाँ पे जो इन्वेंट्री दिया गया है, ये किसकी एग्जाम्पल? याद रखना, ये करंट एसेट की एग्जाम्पल है। किसकी? ये करंट एसेट की एग्जाम्पल है, करंट एसेट की। अगर आपसे टेंजिबल एसेट की पूछ ले तो टेंजिबल कौन से होते हैं जो हम टच कर सकते हैं, जैसे कि मशीनरी होती है, मशीन वगैरह होती है ना, तो ये हम टच कर सकते हैं। अगर आपसे इंटेंजिबल का पूछ ले तो इंटेंजिबल में क्या होता है ना, इंटेंजिबल में हमारे पास आ जाते हैं पेटेंट वगैरह। क्या? पेटेंट वगैरह, ये चीज़ आप याद रखोगे। और नॉन ऑपरेटिंग एसेट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता है। अगर आपसे पूछ ले नॉन ऑपरेटिंग एसेट के बारे में, नॉन ऑपरेटिंग एसेट के बारे में याद रखना। ओके, चलिए ये बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे सम इंटेंजिबल एसेट्स ट्रेडमार्क फॉर ए शॉर्ट पीरियड कैन बी करंट एसेट हो सकता है। एक्सप्लेनेशन दी गई है, इन्वेंट्रीज हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल बिजनेस साइकिल विद इन 1 ईयर, हैंस करंट एसेट है। और फिक्टिशियस एसेट्स एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, तो ये आप याद रखेंगे। और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। हो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर ही सही आंसर है, एक ये सही है और एक ये सही है, पहला गलत और तीसरा भी गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, नॉन ऑपरेटिंग एसेट। देखो मैंने चारों पे क्वेश्चन बना दिया ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन वन लाइनर भी बने तो आप इजीली उसे कर पाए। देखो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपको पता होना चाहिए करंट एसेट में अभी मैंने आपको समझाया इन्वेंट्रीज की एग्जाम्पल है, टेंजिबल एसेट में मैंने अभी बताया मशीनरीज की एग्जाम्पल है, यानी कि ए का थर्ड, ठीक है, और बी का सेकंड, ए का थर्ड बी का सेकंड, ए बी सी डी कोड दिए गए हैं आपको सही आंसर चूज करना है। तो ए का थर्ड बी का सेकंड, ए का थर्ड बी का सेकंड हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। और टेंजिबल एसेट में आपको पता है मैंने आपको क्या बोला था, इंटेंजिबल एसेट में मैंने आपको पेटेंट की एग्जांपल दी थी, यही दी थी ना, दोबारा से समझा देता हूँ। देखो करंट एसेट की एग्जांपल क्या आ गई? करंट एसेट की एग्जांपल इन्वेंटरी आ गई। टेंजिबल एसेट की क्या आ गई? मशीनरी आ गई, ठीक है, बिल्कुल सेम। और इंटेंजिबल एसेट की बात करें तो पेटेंट आते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एसेट में इन्वेस्टमेंट आता है, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे करंट एसेट की बात करें, इन्वेंटरी हेल्ड फॉर सेल शॉर्ट टर्म होते हैं, टेंजिबल एसेट मशीनरी में आता है, फिजिकल इन नेचर होता है, और इंटेंजिबल एसेट पेटेंट होते हैं जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स इन्वेस्टमेंट नॉट यूज्ड इन कोर ऑपरेशंस। ये चीजें आप याद रखोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 16 आपके सामने असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन ए, ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर नॉन करंट एसेट, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स होते हैं। रीजन दिया गया फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑपरेशन, क्या ये लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखो ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स, यस फिक्स्ड एसेट्स जिसमें हमारे पास बिल्डिंग वगैरह की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, है ना, बिल्डिंग जो होती हैं याद रखना, समझ रहे हो ना, बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, मिशनरी की बात करिए, हेल्ड होते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, हैंस क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, यूज होते हैं बिजनेस में फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए, तो आंसर आएगा आर इज द, याद रखना, बोथ एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, देखो फिक्स्ड एसेट्स बिल्डिंग मशीनरी ये हेल्ड होते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, हैंस क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग ऑपरेशंस बिकॉज द लॉन्ग टर्म यूज इज द रीजन दे आर ट्रीटेड एज नॉन करंट, तो वो जो स्टेटमेंट दी गई है उसके हिसाब से ये आंसर ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा शानदार क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन सीक्वेंस फ्रॉम मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड एसिड। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेंगे तो आपको तो करने ही पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर की, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट इट कन्वर्ट टू कैश, कितने जल्दी ये कैश में कन्वर्ट टू कैश, कैश में कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, कैश मशीनरी, कैश इन्वेंट्री बिल्डिंग, तो आपको करेक्ट क्लासिफिकेशन में बताना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा कैश। कैश सबसे पहले क्या होता है, इसकी हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है, हाईएस्ट, याद रख लेना। और फिर इन्वेंट्री की थोड़ी मीडियम होती है, इन्वेंट्री की क्या होती है? मीडियम, तो फिर इन्वेंट्री आएगा, ठीक है। पहले कैश आएगा फिर इन्वेंट्री आएगा, ठीक है, यानी सेकंड थर्ड। और फिर हमारे पास ना मशीनरी की थोड़ी लो होती है, इसकी क्या होती है? लो होती है, फिर हमारे पास फर्स्ट आएगा, और फिर बिल्डिंग की क्या होती है? लोवेस्ट होती है, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ लेना, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेंगे। अब आपसे कोई पूछ ले लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी हाउ फास्ट इट कन्वर्ट इनटू कैश, कैश में वो कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो लिक्विडिटी मीन्स ईज ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश, कैश सबसे पहले मोस्ट लिक्विड होता है, इन्वेंट्री नेक्स्ट, उसके बाद मशीनरी,
उसके बाद बिल्डिंग। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, कैश इज मोस्ट लिक्विड, बिल्डिंग जो होती है लीस्ट में। आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, अब क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल प्रोविजंस आर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। क्या सारे प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज होते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है जी। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड ऑब्लिगेशंस पेएबल विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर ए सिक्योर्ड लाइबिलिटी ऑलवेज रिक्वायर एन अंडरलाइंग एसेट्स आर कोलैटरल। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर, सेकंड थर्ड एंड फोर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर। क्या बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, किस पे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आपको? यहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे, ठीक है। ऑल प्रोविजंस आर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो पूछ रहा है कि हमारे पास जो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं ये रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट में, और करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड करती है ऑब्लिगेशंस पेएबल विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर सिक्योर्ड लाइबिलिटी ऑलवेज रिक्वायर एन अंडरलाइंग एसेट्स आर एज कोलैटरल। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। देखो, प्रोविजन की बात करें, ऑल प्रोविजंस आर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये हमारे पास बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, याद रखना ये गलत है। प्रोविजंस की बात करें, इसमें सर्टन लाइबिलिटीज आती हैं और अमाउंट अनसर्टन रहता है। और फिर दिया गया ना दूसरा हमारे पास कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो होती है हमारे पास दिया गया रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट में, नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, ओनली डिस्क्लोज होती हैं। याद रखना ये नोट्स के अंदर डिस्क्लोज होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी गलत हो गया। और फिर दिया गया करंट लाइबिलिटीज पेएबल विद इन 1 ईयर, यस ये ठीक है। और फिर दिया गया हमारे पास सिक्योर्ड लाइबिलिटी ऑलवेज रिक्वायर एन अंडरलाइंग एसेट्स एज कोलेट्रल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रोविजंस आर फॉर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। मतलब कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस इसमें आते हैं। तो यहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज जो होती है पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होते हैं, और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, ओनली डिस्क्लोज इन नोट्स। ओके, करंट लाइबिलिटीज आर दोज पेएबल विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल आर विद इन 12 मंथ। याद रख लेना, विच एवर इज लॉन्गर, और सिक्योर्ड लाइबिलिटीज आर दोज बैक्ड बाय कोलैटरल अंडरलाइंग एसेट्स। तो ये बातें आपको याद रखनी थी। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और याद रखना कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ बिगनर्स होंगे, मैंने ऑलरेडी वैसे आपको पढ़ाया था जब हैंड टर्म्स पढ़ाई थी अकाउंटिंग में, वो वीडियो मैंने आपको दिया था, बिल्कुल डेप्थ में चीज़ें पढ़ाई थी ताकि आपको अकाउंटेंसी में कोई मुश्किल ना आए। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं? सबसे पहली बात पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होते हैं। क्या होते हैं? पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। याद रखना, दैट मे अराइज इन फ्यूचर, ठीक है ना, इन द फ्यूचर में ये अराइज हो सकते हैं, डिपेंडिंग करेगा आउटकम ऑफ एन अनसर्टन इवेंट पे, ठीक है। दे डिपेंड होते हैं ऑन ए फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे। होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर। जैसे गारंटीज दी जाती हैं बैंक में दूसरों के लिए, वारंटी क्लेम्स किया जाता है, बिल्स को डिस्काउंटेड किया जाता है, इस तरह से। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आंसर है थर्ड एंड फोर। ओके, थर्ड एंड फोर इज द करेक्ट आंसर। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, सिक्योर्ड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। अब आपको इसको जोड़ना है। देखो, प्रोविजन क्या है? प्रोविजन हमारे पास एस्टिमेटेड प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं, एस्टिमेटेड प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, ठीक। और जो कंटिंजेंट होता है ये पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होते हैं, और सिक्योर्ड लाइबिलिटी की बात करें ये बैक्ड होती है बाय कोलैटरल, और करंट लाइबिलिटी जो होती है ये पेएबल होती है विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल में। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजन की बात करें तो एस्टिमेटेड प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, ठीक है, जो अमाउंट अनसर्टन होते हैं बट लाइबिलिटी यहाँ पे सर्टन होती है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन होते हैं, फ्यूचर यानी यहाँ पे याद रख लेना। पॉसिबल ऑब्लिगेशन अभी समझाया। सिक्योर्ड लाइबिलिटी को बैक किया जाता है कोलेटरल के द्वारा, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी जो होती है ये पेएबल होती है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में, यानी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के तौर पर ये जाना जाता है। ये चीज़ें आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा शानदार क्वेश्चन। असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन ए बैंक कवर ड्राफ्ट इज क्लासिफाइड एज ए करंट लाइबिलिटी। फिर रीजन दिया गया इट इज रीपेएबल ऑन डिमांड एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहेगा, बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखो, बैंक कवर ड्राफ्ट इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी, क्या ये सही है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही है, ठीक है। और हमारे पास इट इज रीपेएबल ऑन डिमांड एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, तो ये भी सही है, ठीक है। ये रीपेएबल होता है कब? डिमांड पे, और ये क्लासिफाइड किया जाता है करंट लाइबिलिटी के तौर पे। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक कवर ड्राफ्ट क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है फ्रॉम द बैंक से एंड इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी के तौर पे ये देखा जाता है। इट इज रीपेएबल ऑन डिमांड एंड देयरफॉर फॉर्म्स पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। किसका पार्ट बनाता है ये? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का ये पार्ट बनाता है। बिकॉज ऑफ द रीजन
यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन मतलब बहुत यहाँ पे होती है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, 1 ईयर से कम जो रहता है। नॉन करंट लाइबिलिटी पेबल होती है आफ्टर मोर देन 1 ईयर, और सिक्योर्ड लाइबिलिटी बैक्ड होती है कोलेटरल सिक्योरिटी के द्वारा, और अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेटरल, और कंटिजेंट लाइबिलिटी जो होती है ये पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होते हैं, नॉट रिकॉर्डेड ओनली डिस्क्लोज होते हैं, और प्रोविजन सर्टन लाइबिलिटी अमाउंट अनसर्टन रहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं इतना भी डीप आपको नहीं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ी है डिफरेंट सोर्सेज से। तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चंस ही लगाने हैं ताकि आपका टाइम भी बचे, ठीक है ना। अब बार बार मैं वही चीज़ें पढ़ाता रहूँगा तो हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका भी हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में पास है और हमने इन डिटेल हर एक चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ओनर क्लेम इन ए बिजनेस। ये सिंपल क्वेश्चन लाया है मैंने, 1 लाइनर भी रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको 1 लाइनर भी एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि पहले तो 1 लाइनर ही पूछे जाते थे। अब बताओ, रिप्रेजेंट्स द ओनर क्लेम इन ए बिजनेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस। क्या आंसर आएगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे आंसर आएगा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? ओनर शेयर इन बिजनेस, ओनर शेयर इन बिजनेस, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखोगे, ओनर शेयर इन बिजनेस। कैपिटल इक्वल टू किसके बराबर होता है? फार्मूला याद रख लेना, कैपिटल इक्वल टू हमारे पास एसेट माइनस लायबिलिटी के बराबर होता है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। आंसर सी इसका है, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर के इंटरेस्ट को, ठीक है। आर क्लेम इन द बिजनेस, एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड होते हैं, ठीक है, जो आपके अपने होते हैं, और लाइबिलिटीज जो आपको देनी होती है, और एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकट जो आपकी मतलब खर्चे वगैरह इनकट होते हैं, इनको कहा जाता है। चलिए ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में कि विच टर्म रेफर्स टू रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, बैलेंस शीट। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, यहाँ पे आंसर आएगा जर्नल। 1 लाइनर भी आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे, ताकि आप हर तरह की क्वेश्चन से क्या हो वाकिफ हो जाए, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जर्नल क्या है? जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर इज फॉर क्लासिफिकेशन एंड पोस्टिंग। दोनों में डिफरेंस याद रख लेना। जर्नल फर्स्ट रिकॉर्ड होता है, याद रखना, फर्स्ट रिकॉर्ड जर्नल में होता है, ठीक है। फिर हमारे पास लेजर की जब हम बात करते हैं, लेजर जो होता है ना, ये क्लासिफिकेशन के लिए होता है। और ट्रायल बैलेंस की बात करें, ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होती है जिसमें चेक किया जाता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को, और बैलेंस शीट दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन को। बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, तो आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से कवर हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल एसेट, मिशनरी, बिल्डिंग, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इनमें से कौन सा रियल एसेट नहीं है? देखो यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आंसर आएगा, ठीक है। मिशनरी, बिल्डिंग, गुडविल ये हमारे पास क्या है? रियल एसेट है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं ना, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। प्रीट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ये फिक्टिशियस एसेट के एग्जांपल है। इट हैज नो रियल और टेंजिबल वैल्यू। मिशनरी, बिल्डिंग एंड गुडविल आर रियल एसेट्स। टेंजिबल या इंटेंजिबल की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ये आप याद रखेंगे, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है विच अकाउंटिंग कंसेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, एक्यूरल कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो आप सबको मालूम होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इजी क्वेश्चन था, इसमें एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। इंपॉर्टेंट है एसेट की वैल्यूएशन के लिए, एसेट की वैल्यूएशन के लिए, और दूसरा आप याद रख लेना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो आंसर क्या आया? आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ये चीज आप याद रख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम्स करता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा ऑपरेशन में फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर, और मैचिंग कंसेप्ट मैच करता है एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ, और अब कहता है कि जब कोई चीज रिकॉर्ड होती है वो तभी रिकॉर्ड होती है जब उसको अर्न किया जाता है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इंश्योर करता है सेम मेथड्स आर यूज्ड, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन आप याद रख लेना। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टीवर्डशिप इन अकाउंटिंग। देखो इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने पहले भी पूछा है, ठीक है ना। तो आप मिस नहीं कर सकते कोई भी चीज़, और हमारा फोकस है हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, ठीक है, डिफरेंट बुक्स को देखना, फिर क्वेश्चन फ्रेम करना, ओके। तो यहाँ पे स्टीवर्डशिप रिक्वायर्स मैनेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रॉपरली यूज बिजनेस रिसोर्सेज। फिर दिया गया स्टीवर्डशिप परमिट्स मैनेजर्स टू प्रियोरिटाइज पर्सनल बेनिफिट टू द कंपनी। फिर दिया गया आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स इन असेसिंग स्टीवर्डशिप परफॉर्मेंस, और स्टीवर्डशिप इज क्लोजली रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। तो बताओ विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड फोर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, देखो सबसे पहली बात, स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारे पास मैनेजर्स होंगे वो मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रॉपर्ली यूज करें रिसोर्सेज को, लाइक ए केयर टेकर के तौर पे, लाइक आ केयर टेकर, किसके तौर पे, केयर टेकर के तौर पे, ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। तो स्टीवर्डशिप रिक्वायर्स मैनेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रॉपर्ली यूज बिजनेस रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर दिया गया स्टीवर्डशिप परमिट्स मैनेजर्स टू प्रायोरिटाइज पर्सनल गेन इफ इट बेनिफिट्स द कंपनी, नो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये हमारे पास एक याद रखना, स्टीवर्डशिप की बात एक याद रखना, ये एक एथिकल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये चीज आप याद रख लेना, पर्सनल बेनिफिट इसमें कोई भी अलोन नहीं होता, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स इन असेसिंग स्टीवर्डशिप परफॉर्मेंस, यस ये हेल्प करता है एवेलुएट करने में हाउ वेल मैनेजर्स हैंडल्ड रिसोर्सेज, तो ये सही है। फिर हमारे सामने दिया गया स्टीवर्डशिप क्लोजली लिंक टू अकाउंटेबिलिटी, मैनेजर्स आर आंसरेबल टू ओनर्स, यस ये भी सही है। तो आंसर आया सेकंड, ये सेकंड वाला गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, याद रख लेना। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी थी, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, देखो सबसे पहले स्टीवर्डशिप रिक्वायर्स मैनेजर्स टू सेफगार्ड एंड प्रॉपर्ली यूज बिजनेस रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इनकरेक्ट क्या था, स्टीवर्डशिप डज नॉट अलो मैनेजर, ये अलो नहीं करता मैनेजर को टू सीक पर्सनल गेन, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ओके ये चीज आपको याद रखनी है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टू एवेलुएट करने के लिए मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप को, और स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी आर क्लोजली लिंक्ड। देखो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना, क्लास को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं कि आपको यूट्यूब पे एमसीक्यूज हर एक टॉपिक पे करवाए जाएं, तो हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पायरेंट अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, इससे भी हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखो हमारा चैनल नया है, लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस करी है, हमारे यहाँ पे बच्चों का रिस्पांस जो है ना बहुत कम है। अब ये नहीं पता या तो हम में कोई मिस्टेक है, आप जो भी है कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, हमें पता चलेगा ना कि हम क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट करें, तो वो आपके फीडबैक से पता चलेगा, ऐसे हमें गैबी पता नहीं चलेगा। ओके प्यारे दोस्तों, तो फीडबैक देना आप जरूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टीवर्डशिप इंप्लाइज दैट मैनेजर एक्ट एज ए ट्रस्टीज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर दिया गया है हमारे पास स्टीवर्डशिप मींस मैनेजर्स आर द लीगल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, नो, ओनर्स हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं। कौन होते हैं? शेयर होल्डर। मैनेजर हमारे पास किस तरह के काम करता है? केयर टेकर की तरह, केयर टेकर की तरह काम करता है, तो ये तो हमारे पास गलत हो गया। फिर दिया गया इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट, यस ये हमारे पास स्टीवर्डशिप बिल्ड्स करता है ट्रस्ट को और ट्रांसपेरेंसी को, तो ये सही हो गया। स्टीवर्डशिप इज इररेलेवेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इररिलेवेंट नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? यहां पे आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेकंड एंड फोर ओनली, ठीक है। सेकंड एंड फोर ये हमारे पास ऑप्शंस जो है ना, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया था? इनकरेक्ट। यहाँ पे सेकंड वाला भी गलत है और फोर्थ वाला भी गलत है, तो सेकंड एंड फोर इसका सही आंसर है। इनकरेक्ट बताना था आपको, ठीक है। स्टीवर्डशिप इंप्लाइज दैट मैनेजर जो है ये एक्ट करते हैं ट्रस्टी के तौर पे, याद रखना बिजनेस रिसोर्सेज के लिए। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मैनेजर्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं ट्रस्टीज के तौर पे, स्टीवर्ड्स ऑफ द रिसोर्सेज के तौर पे। मैनेजर्स लीगल ओनर नहीं होते, ये हमारे पास सिर्फ केयर टेकर होते हैं। और स्टीवर्डशिप की बात करें, ये बिल्ड्स करती है ट्रांसपेरेंसी को एंड ट्रस्ट को बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में। और स्टीवर्डशिप वेरी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, एक एक चीज आपको याद रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए डेटर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। फिर दिया गया है राइटिंग ऑफ बैड डेट रिड्यूसेस बोथ एसेट्स एंड नेट प्रॉफिट, रिकवरी ऑफ बैड डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ इज ट्रीटेड एज इनकम। और फिर दिया गया है ए क्रेडिटर रिप्रेजेंट एन अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस, ठीक है ना। तो हमारे पास बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फोर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना याद रखना है कि जो डेटर होता है वो ऑलवेज ट्रीटेड किया जाता है एज लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये वाला बिल्कुल गलत है। डेटर को एसेट के तौर पे देखा जाता है, ये नहीं कि रिसीवेबल के तौर पे, ये लायबिलिटी नहीं होता, ये तो गलत हो गया। और राइटिंग ऑफ बैड डेट रिड्यूसेस बोथ एसेट्स एंड नेट प्रॉफिट, यस बैड डेट रिटर्न ऑफ होते हैं और रिड्यूस करते हैं डेटर के एसेट्स को, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इंक्रीज करते हैं एक्सपेंसेस को, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। रिकवरी ऑफ बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ इज ट्रीटेड एज इनकम, यस रिकवरी ऑफ बैड डेट को ट्रीटेड किया जाता है इनकम के तौर पे, यानी गेन के तौर पे, ठीक है। और क्रेडिटर रिप्रेजेंट एन अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस, नो
अमाउंट पेएबल होता है। ये क्या होता है? अमाउंट पेएबल। इस तरह से टर्म पे क्वेश्चन बनेंगे तो ये पहला सब यूनिट है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। फर्स्ट एंड फोर, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फोर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। सेकंड वाला जो है ये हमारे पास आपको याद रखना है, ठीक है, और थर्ड वाला ठीक है। सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है। पहला गलत, लास्ट वाला गलत। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। देखो इनकरेक्ट था ना, क्योंकि डेटर इज एन एसेट, अमाउंट रिसीवेबल होता है यहाँ पे, और राइट ऑफ रिड्यूस करता है डेटर एसेट को, एंड इज एन एक्सपेंस है, और हैंस रिड्यूस करता है नेट प्रॉफिट को। और रिकवरी ऑफ बैड डेट इज ए गेन होता है, ये इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। और क्रेडिटर रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग। चलिए जोड़िए, आपके सामने डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, अमाउंट पेएबल, अमाउंट रिसीवेबल, लॉस, एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस, आपको यहाँ पे जोड़ना है। देखो डेटर क्या होते हैं? जो अमाउंट रिसीवेबल में गिने जाते हैं, क्रेडिटर अमाउंट पेएबल में, और बैड डेट लॉस ही होता है, और प्रोविजंस फॉर डाउटेबल डेट एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस में आता है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ठीक है, तो डेटर अमाउंट रिसीवेबल, क्रेडिटर अमाउंट पेएबल में आते हैं, बैड डेट लॉस में आ जाता है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस में आता है। डेटर कौन सा होता है? ओव्स टू बिजनेस, और क्रेडिटर बिजनेस ओव्स टू हिम। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको समझाऊं, डेटर की बात अगर हम करें, किसकी? डेटर की। तो डेटर के बारे में आपने क्या याद रखना है कि गिव्स मनी टू बिजनेस, ये बिजनेस को पैसा देता है, ठीक है। और क्रेडिटर की बात करें तो ये बिजनेस ओव्स मनी, ठीक है। बैड डेट की बात करें, बैड डेट तो नॉट रिकवरेबल, ये रिकवरेबल नहीं होते, ठीक है, लॉस होता है इससे। और प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजन जो होते हैं ये एक्सपेक्टेड क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस में आते हैं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस में आते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पे। असर्शन रीजन टाइप है, असर्शन है बैड डेट्स आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट और दे रिप्रेजेंट एन अमाउंट दैट इज नो लॉन्गर रिकवरेबल फ्रॉम डेटर। ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो आपको बताना है क्या आंसर आएगा। बैड डेट मैंने अभी आपको बोला ना कि हमारे पास ये रिकवरेबल नहीं होते, ये लॉस होता है, तो ये एक्सपेंस के तौर पे दिखाए जाते हैं एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। ये तो सही है, रीजंस भी इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि दे रिप्रेजेंट करता है एन अमाउंट दैट इज नो लॉन्गर रिकवरेबल फ्रॉम डेटर। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन रीजन भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बैड डेट्स आर लॉसेज ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ अमाउंट हैंस शोन एज एक्सपेंस, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है व्हाई बैड डेट आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस। ओके, चलिए एक शानदार सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्राइंग इन अकाउंटिंग। सिंपल क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर आएगा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 30 क्वेश्चन का आंसर आएगा, अमाउंट विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग्स आर द अमाउंट्स आर एसेट्स विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा गया था कि रिड्यूसेस कौन करता है यहाँ पे? कैपिटल ऑफ द बिजनेस को, तो यही करती है, ठीक है, याद रखना। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेम एज ओनर, सेपरेट फ्रॉम ओनर, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या आंसर आएगा? जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास सेपरेट फ्रॉम ओनर। याद रखना, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इट हैज़ ए सेपरेट एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ एंड अकाउंटिंग। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज़ अ प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? ठीक है, पर्सन हु मैनेज कंपनी, पर्सन हु ओन्स द बिजनेस। फिर पूछा गया है पर्सन हु लेंड्स मनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो याद रखना, प्रोपराइटर जो होता है ये हमारे पास पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, जो बिजनेस को ओन करता है। ए प्रोपराइटर इज द ओनर ऑफ ए बिजनेस, ही बेयर्स ऑल द प्रॉफिट, जितने भी मतलब प्रॉफिट होते हैं या लॉसेज होते हैं बिजनेस के, यही बेयर करता है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्रूड इनकम रेफर्स टू। एक्रूड इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम नॉट येट अर्न्ड, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम ऑलरेडी रिसीव्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, एक्रूड इनकम मीन्स इनकम दैट हैज़ बीन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश और बैंक। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक्रूड इनकम की जब हम बात करते हैं तो आपको इतना याद रखना है, इनकम अर्न्ड होती है लेकिन रिसीव नहीं होती पहले। तो इंटरेस्ट अर्न्ड होता है जैसे, बट नॉट येट रिसीव्ड। इंटरेस्ट जैसे एग्जांपल है, इंटरेस्ट अर्न्ड किया गया होता है आपके द्वारा लेकिन रिसीव नहीं होता, बट नॉट येट रिसीव्ड। इस तरह से याद रखना है, एक्रूड इनकम मीन्स इनकम दैट हैज़ बीन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंपल आपको क्या याद रखना है, ड्राइंग क्या होती है? ओनर्स जो पैसा पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, और एंटिटी बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट होते हैं, प्रोपराइटर ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, और एक्रूड इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड।
ओके, ये समझ आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पे। 34 की जब हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिजनेस परचेज गुड्स फॉर 50,000, फ्रेट इनवर्ड पेड वाज 2,000, गुड वर्थ 1,000 वर रिटर्न टू सप्लायर, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ परचेजेस टू बी क्रेडिटेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आप 50,000 दिया गया, 51,000, 52,000, 49,000। क्या करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए? सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है, कास्ट ऑफ परचेजेस, कास्ट ऑफ परचेजेस। ओके, जब हम इसकी बात करते हैं ना, आपको क्या याद रखना है, परचेजेस ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू परचेजेस प्लस फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड याद रख लेना, माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है, ये फार्मूला याद रख लेना। अब इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न करना है, 50,000 प्लस 2,000 करोगे माइनस 1,000, तो ये 51,000 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, फ्रेट इनवर्ड जो होता है ये एडिड होता है कास्ट ऑफ परचेजेस में। चलिए फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको कैलकुलेट करना है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर फ्रेट इनवर्ड, फिर परचेजेस रिटर्न, फिर क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे सब डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम वही फार्मूला लगाओगे, परचेजेस प्लस फ्रेट माइनस रिटर्न आपको करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको करोगे तो COGS किसके बराबर होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस नेट परचेज, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इसका फार्मूला है। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नेट परचेजेस किसके बराबर होती हैं, अगर आपसे पूछ ले कोई, नेट परचेजेस की बात करें तो ये हमारे पास परचेज प्लस फ्रेट माइनस रिटर्न के बराबर होता है। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, 1,20,000 हमारे पास क्या है, 1,20,000 परचेजेज है, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे। फिर प्लस आपको मैंने क्या बोला, यहाँ पे फ्रेट की बात करें तो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है लगभग 5,000 माइनस आप कितना करोगे, यहाँ पे 10,000 यानी परचेज रिटर्न करोगे माइनस 10,000। जब आपने इससे ये माइनस किया तो ये कुछ निकल के आया रुपीज़ 1,15,000। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आया पहले नेट परचेजेस 1,50,000, कितना 1,15,000। ओके, ये निकल के आया। उसके बाद आप क्या करोगे, COGS का फार्मूला लगाओगे। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो उसमें मैंने आपको क्या बोला, उसमें मैंने बोला आपको ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 40,000 प्लस हमारे पास नेट परचेज हमारे पास कितना निकल के आया, 1,15,000, यही निकल के आया ना। फिर माइनस आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना निकल के आया, 35,000। जब आप इसको क्या करोगे, इसके साथ प्लस करके इसको माइनस करोगे तो ये कुछ रुपीज़ 1,30,000 के आसपास निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, देखो सिंपल सी बात है, एडजस्टेड परचेज होते हैं परचेज प्लस फ्रेट इनवर्ड माइनस रिटर्न। जब आपने ये सारी चीज़ें पुट की 1,15,000 आ गया। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस एडजस्टेड परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया तो ये आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है। 7, ए कंपनी परचेज ए पेटेंट फॉर 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। द यूजफुल लाइफ ऑफ द पेटेंट इज 6 ईयर। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एमोटाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 37 का। देखो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो आपको याद रखना है, पहले तो एमोटाइजेशन क्या होता है आप सबको मालूम है इसका, कि हमारे पास जो भी डेप्रीसिएशन रहता है ना, किसका, डेप्रीसिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, डेप्रीसिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इसी को हम कहते हैं एमोटाइजेशन। तो एनुअल एमोटाइजेशन पता है किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाई लाइफ कितनी है किस चीज़ की। तो यहाँ पे हमारे पास 60,000 दिया गया है, 60,000 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, 10,000 निकल के आएगा। और टाइम यहाँ पे कितना है, 2 ईयर है, टाइम 2 ईयर है, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20,000 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। यहाँ पे दिया गया है, आप ये फार्मूला याद रखना, एमोटाइजेशन पर ईयर कॉस्ट डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं 10,000 आ गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, टाइम यूज 2 ईयर था, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 20,000 निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एड में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गुडविल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक इवन इफ इट इज सेल्फ जनरेटेड। पहला पॉइंट, डेप्रीसिएशन इज चार्ज ओनली ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ऑडिट इंश्योर्स एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेट लॉसेज अकर्स व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल एक्सपेंसेस। आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा सही है। देखो पहला, गुडविल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये तो यहीं से गलत हो गया ना, सामने सामने पहला तो यहीं से गलत हो गया था। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, ये गलत है। और डेप्रीसिएशन इज चार्ज ओनली ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ये सही है।
और एडिट की अगर हम बात करते हैं, ये गिव देता है रीजनेबल एश्योरेंस नॉट 100% एक्यूरेसी, ठीक है। ये क्या देता है, यहाँ पे बोला गया ना एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत है, ये रीजनेबल एक्यूरेसी देता है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे नेट लॉस अकर्स व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल एक्सपेंसेस, यस, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो इनकम से तब ये सिचुएशन आती है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड और 4 ऑनली, सेकंड और 4 इसका सही आंसर है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे लिखा गया है ऑनली परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ऑनली ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट पे, और एडिट देता है रीजनेबल एश्योरेंस नॉट एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, और नेट लॉस अकर्स होते हैं जब एक्सपेंसेस एक्सीड करता है रेवेन्यू को। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 में पूछा जा रहा है एडिट गुडविल डेप्रिसिएशन नेट लॉस। एडिट के सामने डिक्रीज इन एसेट वैल्यू, गुडविल के सामने वेरिफिकेशन प्रोसेस, सिंपल सी बात है। एडिट क्या होता है, एडिट एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। गुडविल क्या होता है, गुडविल हमारे पास इनटेंजिबल एसेट होता है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज इन एसेट वैल्यू होता है, और नेट लॉस क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। तो आंसर क्या आएगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, याद रखना। क्या याद रखना है, डेप्रिसिएशन जो होता है ऑनली ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे देखने को मिलता है, डिक्रीज इन एसेट वैल्यू में होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। डेप्रिसिएशन ऑनली ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और जो हमारे पास नेट लॉस दिया गया ना, जब एक्सेस हो जाता है एक्सपेंस का ओवर इनकम, तो ये हमारे पास देखने को मिलता है। एडिट के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया ना, ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है। गुडविल क्या है, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन वैल्यू में आती है, ठीक है, जो एसेट की वैल्यू होती है, और नेट लॉस जब एक्सेस हो जाता है एक्सपेंसेस का ओवर इनकम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है असर्शन टाइप, रीजन टाइप। डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर टाइम, डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ओके। तो अब आपको पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो याद रख लेना दोनों ही सही है, बोथ एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। डेप्रिसिएशन रिड्यूस करता है एसेट वैल्यू ओवर टाइम, एसेट वैल्यू ओवर टाइम, ठीक है ना। और ये हमारे पास याद रखना जो रीजन दिया गया ना, एलोकेट्स कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ, बिल्कुल से रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है वाई वैल्यूज रिड्यूसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। यहाँ पे लिखा गया डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय चेंजिंग एन एक्सपेंस, और कास्ट ऑफ एसेट जो होती है ये सिस्टमैटिकली एलोकेटेड किया जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। पूछ ले एग्जामिनर एडिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखने को मिलता है इसमें। पर्पस डिटेक्ट करता है एरर एंड फ्रॉड्स को इंश्योर करता है। ट्रू एंड फेयर व्यू, एडिटर वेरीफाई करता है बुक्स एंड इशू करता है एडिटर रिपोर्ट। याद रखना एडिटर का काम होता है वेरीफाई करने का, और एडिट रिस्पॉन्सिबल एश्योरेंस देता है नॉट एब्सोल्यूट। और फिर गुडविल के बारे में पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक हमारे पास इंटेंजिबल एसेट है जो रिप्रेजेंटिंग करता है रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस को, राइज होता है ड्यू टू ब्रांड वैल्यू, कस्टमर लॉयल्टी की वजह से, और ये वेल नोन ब्रांड होता है, इसकी एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, याद रखना, जो गुडविल जानी जाती है। और ये इंटेंजिबल होता है, ऑनली परचेज्ड गुडविल रिकॉर्डेड होती है, ये चीज़ आप याद रखना। और डेप्रिसिएशन डिक्रीज होती है वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट में ओवर टाइम, और वियर एंड टीयर जो देखने को मिलता है एज की वजह से यूजेज की वजह से। जैसे मशीन कॉस्ट अगर यहाँ पे 10 लाख थी, फिर लाइफ 5 ईयर हुई, तो फिर डेप्रिसिएशन इसमें 2 लाख का यहाँ पे पर ईयर लगा। तो ये चीज़ें आपको कुछ याद रखनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है, यूजल एसेट है, ठीक है, और एमोटाइजेशन इज फॉर इंटेंजिबल माना जाता है। डेप्रिसिएशन रहता है टेंजिबल एसेट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एमोटाइजेशन जो होता है इंटेंजिबल के लिए। क्लियर हो गया। तो नेट लॉस अगर आपसे पूछा जाए, अकर्स व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड कर दे टोटल रेवेन्यू को, ओके। और नेट लॉस होता है एक्सपेंसेस माइनस इनकम, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो नेट लॉस दिखाया जाता है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आज के इस वीडियो में हमने 40 MCQs डिस्कस किए, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 40 क्वेश्चन किए, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, नेक्स्ट वीडियो इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर आपको कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।